Hello everyone, this is Sonia Rajput. Welcome back to the channel. So today we will cover our last chapter of part 1 political science which is globalization. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये वर्ल्ड है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमिकली, कल्चरली और पॉलिटिकली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दुनिया के अलग अलग देशों का एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाना। आज कोई भी कंट्री अकेली काम नहीं करती बल्कि एक ग्लोबल सिस्टम का पार्ट बन चुकी है। इस प्रोसेस में सिर्फ गुड्स या प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज नहीं होता बल्कि सर्विसेज, मनी, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़ और इवन लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। जैसे इंडिया की आईटी सर्विसेज फॉरेन कंट्री में यूज़ होती हैं और फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशनल बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है, स्पेशली इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ में। आज हम जो कपड़े पहनते हैं, जो फूड खाते हैं या जो ऐप्स यूज़ करते हैं, उनमें से कई चीज़ें फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड होती हैं। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को हम एक ऐसा प्रोसेस कहते हैं जिसमें पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाती है। अब हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे। ग्लोबलाइजेशन एक दिन में नहीं आया बल्कि इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस या कॉजेज हैं। सबसे पहला रीज़न है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, डिजिटल पेमेंट्स की वजह से कंट्रीज़ के बीच कनेक्शन बहुत ईजी हो गया है। इंफॉर्मेशन सेकेंड्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंच जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है लिबरलाइजेशन। पहले कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स आसान हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ की गई। इससे कंट्रीज एक दूसरे के साथ ज़्यादा बिजनेस करने लगी। तीसरा रीज़न है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिसे हम MNCs कहते हैं। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती हैं। ये कंपनीज प्रोडक्शन एक कंट्री में करती हैं और प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल करती हैं। और लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉज, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का रिवॉल्यूशन। आज फ्लाइट्स, शिप्स और फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ईजी हो गया है। साथ ही टीवी, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने दुनिया को और भी छोटा बना दिया है। इस तरह टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, MNCs और ये सब मिलकर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। एग्जाम टिप: टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और लिबरलाइजेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ जाना। आज एक कंट्री अपना प्रोडक्ट सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मार्केट में सेल करती है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सपेंशन होता है। इसके साथ साथ कैपिटल का फ्री फ्लो भी बढ़ गया है। फॉरेन कंपनीज अब इजीली दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। जैसे कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगा सकती है और इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट में बिजनेस कर सकती है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज़ के बीच ट्रेड रूल्स बनाते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा है। एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ा है, नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं और मार्केट एक्सपेंड हुई है, तो दूसरी तरफ लोकल इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपनीज से कंपटीशन फेस करना पड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने ग्रोथ के साथ साथ चैलेंजेस भी क्रिएट किए हैं। अब हम ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल डायमेंशन को समझते हैं। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया की पॉलिटिक्स अब सिर्फ एक एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रही। ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशन स्टेट का रोल कुछ हद तक कम हुआ है, स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। पहले गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेती थी, लेकिन अब उन्हें इंटरनेशनल रूल्स और एग्रीमेंट्स को भी फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसेस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पर पॉलिसीज़ बनाते हैं जो मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करती हैं। इस वजह से स्टेट सॉवरेनिटी यानी एक देश की अपनी पावर चैलेंज होती नज़र आती है। कभी कभी गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाती क्योंकि उन्हें ग्लोबल प्रेशर और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट बिल्कुल पावरलेस हो गया है।
आज भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है, बस अब ये डिसीजंस ग्लोबल कॉरपोरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिए जाते हैं। इस तरह पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन ने नेशनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, जो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ आता है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री तक पहुंच जाता है। आज हम जो मूवीज़ देखते हैं, जो म्यूज़िक सुनते हैं, जो फूड खाते हैं या फिर जो कपड़े पहनते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें फॉरेन कल्चर से इन्फ्लुएंस होती हैं। इस प्रोसेस को कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहा जाता है, जिसका साफ मतलब होता है कल्चर्स का सिमिलर हो जाना। जैसे दुनिया के हर कॉर्नर में जीन्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, हॉलीवुड मूवीज़ और फास्ट फूड चेन्स मिल जाती हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक ही कल्चर को स्प्रेड नहीं करता, इसका एक और एस्पेक्ट है जिसे कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें अलग अलग कल्चर मिक्स होते हैं और नए फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे इंडियन फूड का ग्लोबल वर्जन या बॉलीवुड मूवीज़ का इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए पॉपुलर होना। हाँ, ये भी सच है कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे लोकल ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस पर थ्रेट भी फील किया जाता है। इसलिए कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को हम ना तो कम्प्लीटली पॉजिटिव कह सकते हैं और ना ही कम्प्लीटली नेगेटिव कह सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपरली स्टार्ट हुआ 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। उस टाइम इंडिया सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को ओपन करने का डिसीजन लिया। इसी प्रोसेस को हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी LPG मॉडल के नाम से जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल गई। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट IT और सर्विस सेक्टर को हुआ। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, BPOs, कॉल सेंटर्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए। लेकिन इसका इम्पैक्ट हर किसी के लिए सेम नहीं था। जहां एक तरफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स और मिडिल क्लास को फ़ायदा हुआ, वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज़, फार्मर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स को फॉरेन कंपटीशन का सामना करना पड़ा था। इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट मिक्स्ड रहा है, कुछ सेक्शंस के लिए पॉजिटिव और कुछ सेक्शंस के लिए चैलेंजिंग। अब हम बात करते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स की। जैसे ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर्स हैं, वैसे क्रिटिक्स भी हैं। बहुत से लोग और ग्रुप्स मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने रिच और पुअर के बीच गैप को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अमीर कंट्रीज़ और बिग कॉरपोरेशंस को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर लोग पीछे रह जाते हैं। एक और मेजर कंसर्न है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का एक्सप्लॉयटेशन। ये कंपनीज चीप लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं, जिससे लोकल वर्कर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होता है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर भी नेगेटिव माना जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर प्रोडक्शन की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है और नेचुरल रिसोर्सेज रैपिडली एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका 1999 का WTO प्रोटेस्ट इन सेटल, जहां लोगों ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। इस तरह एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स का मेन एम है ग्लोबलाइजेशन को कम्प्लीटली स्टॉप करना। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स की। सपोर्टर्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कंट्रीज डेवलप करती हैं और लोगों को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा चॉइसेस के साथ मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी फास्ट स्प्रेड होती है और कंट्रीज के बीच कॉपरेशन बढ़ता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। क्रिटिक्स ये मानते हैं कि इससे इनइक्वालिटी बढ़ती, रिच और ज़्यादा रिच हुए जा रहे हैं और पुअर और ज़्यादा पुअर। लोकल इंडस्ट्रीज फॉरेन कंपनीज के कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाती। इसके अलावा कल्चरल डोमिनेशन का इशू भी है, जहां वेस्टर्न कल्चर लोकल ट्रेडिशंस को रिप्लेस करता जा रहा है। साथ ही गवर्नमेंट्स की पावर यानी सोवरेनिटी भी वीक होती है, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए कंक्लूजन ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन ना तो पूरी तरह से अच्छा है, ना ही पूरी तरह से खराब। इसका इम्पैक्ट सिचुएशन और कंट्रीज पर डिपेंड करता है। अब हम लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट का रिलेशनशिप।
अक्सर ये कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशन स्टेट का रोल कम हो गया है, क्योंकि आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल मार्केट का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन एनसीईआरटी क्लियरली ये बताता है कि स्टेट अभी भी इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल प्रोसेस नहीं है। गवर्नमेंट्स आज भी पॉलिसीज़ बनाती हैं, रूल्स सेट करती हैं और डिसाइड करती हैं कि कौन सी फॉरेन कंपनीज को अलाउ करना है और कौन सी कंपनी को नहीं। स्टेट टैक्स पॉलिसीज़, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ और ट्रेड रेगुलेशंस के थ्रू ग्लोबलाइजेशन को रेगुलेट करती हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन को शेप करने में नेशन स्टेट का रोल अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की पावर को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया है, बल्कि स्टेट के रोल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कंक्लूजन ये है कि ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया का ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाना। इसके 3 मेजर डायमेंशन हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को 1991 के बाद अडॉप्ट किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट्स मिक्स्ड है, कुछ लोगों और सेक्टर्स को फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन एक बात क्लियर है कि नेशन स्टेट्स आज भी इम्पॉर्टेंट है और ग्लोबलाइजेशन को रेगुलेट करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियरली लिख पाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलना ऑलमोस्ट श्योर है। एंड यू शुड फोकस ऑन डेफिनेशंस, डायमेंशंस एंड बैलेंस्ड आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबका रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखना। रेगुलर रिवीजन करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।